हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। क्या होता है वक्फ बोर्ड और किस कारण किस संशोधन को लेकर आज हमारे देश की जो भी पार्टियां हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं, खासकर एनडीए और इंडिया गठबंधन। और भारत के अधिकांश हिंदुओं को कहीं ना कहीं यह लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, कहीं ना कहीं भारत में लगभग सारी संपत्ति कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की हो जाए, इसकी पूरी संभावनाएं जताया जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही बात है कि 1995 के सेक्शन 50 के तहत वक्फ बोर्ड को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान कर दी गई है, जिसके कारण अगर वक्फ बोर्ड को यह लगता है कि भारत की कोई भी संपत्ति जो धार्मिक है या फिर परोपकारी है या फिर मुस्लिम धर्म से रिलेटेड कोई ज़मीन है, तो उस पर वक्फ बोर्ड अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर इसको सिंपल सी भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब यही होता है कि अपने मन से किसी चीज़ का दान कर देना। जैसे कि क्या, उसमें दान अपने चल संपत्ति, मतलब कि क्या पैसे, अपने ज्वेलरी जो पहनते हैं, अब बहुत सारी चीज़ों को दान कर सकते हैं। अचल संपत्ति मतलब कि अपनी ज़मीन, अपनी बिल्डिंग्स वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं। उसमें किस कारण से करते हैं, क्योंकि जो भी ज़मीन परोपकारी होती है, जो धर्म के लिए अच्छी होती है, इस सारी चीज़ों को वक्फ बोर्ड को दान किया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी इसकी कमियां यह लगती है कि 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसमें यह लिखा गया है कि भारत की किसी भी ज़मीन पे जो परोपकारी हो, पाक हो और धर्म के लिए अच्छी हो, उस पर वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना अधिकार लगा सकता है और उसको जब्त कर सकता है, उसको ले सकता है अपने अंदर। उसकी पुष्टि करने की जिम्मेवारी वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि उसकी होती है जिसका पहले उस ज़मीन पर अधिकार था। मतलब कि क्या, अगर उदाहरण से समझे कि मान लो कि अगर मेरी कोई ज़मीन है, मेरी कोई संपत्ति है, जिस पे वक्फ बोर्ड बोलती है कि यह ज़मीन, ये संपत्ति हमारी हो गई, उस पर हमको नोटिस भेज देती है, तो यह पुष्टि करने की या अपील करने की, यह साबित करने की जिम्मेवारी हमारी है कि यह ज़मीन हमारी ही है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी वक्फ बोर्ड की नहीं है। मतलब कि क्या, ये समझ लो कि ये पेन है, इस पर वक्फ बोर्ड आती है और इस पर हाथ रख लेती है, तो समझो कि जो पेन है वक्फ बोर्ड की हो गई। यह साबित करने की जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि हम इस पेन का मालिक है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि पेन हमारी है। वक्फ बोर्ड हाथ रख दिया तो ये सारी चीज़ वक्फ बोर्ड की हो गई। और इस सारी चीज़ों का शिकायत भी हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस रूल के मुताबिक यह है कि अगर कोई भी ज़मीन पे या संपत्ति पे वक्फ बोर्ड बोलती है कि ये हमारी है, तो इसकी शिकायत हम वक्फ बोर्ड में ही कर सकते हैं, या फिर वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं, जो कि एक वक्फ बोर्ड का ही पार्ट्स होता है। तो आप समझ सकते हो कि जिसका पार्ट्स है उसका पक्ष वही लेगा। तो ये सबसे बड़ी डाउनफॉल है। और कहीं ना कहीं हमारे देश के काफ़ी गैर मुसलमानों को ये भी लगता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश की अधिकांश संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाए। अगर इस तरह से चलेगा, हाथ रखो और स्वाहा, समझ रहे हो ना। इसके बारे में हम लोग आगे काफ़ी डीप से बात करेंगे कि किस तरह से ताजमहल से लेकर भारत के बड़े बड़े गांवों को वक्फ बोर्ड अपने अंदर ले लिया है और आज बोलता है कि ये हमारे को पसंद आया तो हमें ले लिया। दोस्तों आज भारत में लगभग 8 लाख से ऊपर संपत्ति वक्फ बोर्ड का है। मतलब ऐसा मत समझो कि 8 लाख रुपये या 8 लाख करोड़, ऐसा नहीं। जैसे कि मान लो कि अगर 25 एकड़ का कोई ज़मीन है तो एक में काउंट किया जाएगा। समझ लो कि अगर 20 बीघा का कोई ज़मीन है तो एक में वो काउंट किया जाएगा, दोनों मिलकर 2 संपत्ति हुई। इस तरह से 8 लाख से ऊपर संपत्ति वक्फ बोर्ड की है अभी। दोस्तों अगर हम इसके इतिहास के बारे में समझें तो इसके इतिहास में सबसे पहली बार इसका जिक्र किया गया हज़रत मोहम्मद साहब के समय में, जिस समय में इस चीज़ का कंसेप्ट लेकर आया गया। लेकिन इसका आगे बढ़ाने का काम सबसे ज़्यादा बादशाह जलालुद्दीन अकबर के समय में हुआ था। काफ़ी एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको आगे बढ़ाया गया और ज़मीन या जो भी चीज़ें हैं उसको दान वक्फ करने के बाद उसको समाज में स्पेशली मुसलमानों के लिए आगे बढ़ाने का काम किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद ही सबसे बड़ी इसमें जो भी अमेंडमेंट हो गई या सुधार हो गई, आज़ादी के बाद ही किया गया, जिसका भुगतान
अच्छी वे में या बुरी वे में अभी तक सबको भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ बोर्ड की गठन की गई, लेकिन 1995 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार, जो कि उस समय कांग्रेस की थी, इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें सेक्शन 40 ऐड करने के बाद यह कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड को यह लगता है कि कोई भी ज़मीन मजहबी है, परोपकारी है, पवित्र है, तो वक्फ बोर्ड उस पर अपना अधिकार जमा सकता है और वह ज़मीन, वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और दोस्तों, इसमें लास्ट संशोधन 2013 में किया गया और जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी मजहबी ज़मीन या पवित्र ज़मीन या परोपकारी ज़मीन को वक्फ बोर्ड बोल देता है कि मेरी है, तो इसको साबित करने की जिम्मेवारी एक उस लैंड ऑनर की, संपत्ति के ऑनर की होती है, ना कि वक्फ बोर्ड की। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो कंप्लेन करने जाओगे, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल या वक्फ बोर्ड में जा सकते हो, जो कि वक्फ बोर्ड की पार्ट्स है। आप सुप्रीम कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में कहीं अपील नहीं कर सकते हो। अगर वक्फ बोर्ड की लगती है फिर भी कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो फिर वो लास्ट में वक्फ बोर्ड की ही हो जाती है, भले ही उसके जो मालिकाना हक या उसके मालिक आप ही क्यों ना हो, लेकिन वक्फ बोर्ड की लगती है, उसकी है तो उसकी है। तो मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का डाउनफॉल होने का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि तमिलनाडु से एक न्यूज़ आती है सन 2022 में, जिसमें यह बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक पूरी गांव को अपना बता देता है, उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड अपने पास रखता है, यह कहते हुए कि यह पूरी की पूरी ज़मीन हमारी है, जिसको वक्फ कर दिया गया है, दान कर दिया गया है। हालांकि उस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर भी है, जिस समय वक्फ बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ था। आप समझ सकते हो। दोस्तों, ये पूरी मामला सुर्खियों में तब आता है जब एक गांव का व्यक्ति अपनी ज़मीन को बेचने के लिए पहुंचता है और वहां पे पहुंचने के बाद उसको यह पता चलता है कि यह जो ज़मीन है पूरी की पूरी गांव वक्फ के हो गई है। इसके लिए आपको वक्त से एनओसी लेकर आना पड़ेगा, यानी कि क्या, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, तब आप इस ज़मीन को बेच सकते हो। इस पूरी बात को गांव में पता चलती है, पूरी गांव वालों को पता चलता है कि भाई ये मेरी ज़मीन, जो मैं 3 पुश्त से इसमें मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी इस गांव में रहते हैं, इस ज़मीन पर रहते हैं, जिस समय वक्फ बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ था। और आज पता चलता है कि ये पूरी गाँव वक्फ की हो गई है। इस पूरी गांव के संपत्ति, उसके ज़मीन का मालिक कौन है, तो वक्फ बोर्ड है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। 2021 में एक न्यूज़ निकल के आती है कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि द्वारिका के 2 आइलैंड, जो कि वेट आइलैंड के नाम से जाना जाता है, उसको भी वक्फ अपने अंदर ले लिया है, उसका मालिक वक्फ है। यह मामला में बताता है वक्फ बोर्ड की जिस आइलैंड पे वो दावा कर रहा है, उस पे 7000 लोग, यानी कि 7000 परिवार रहते हैं, जिसमें से 6000 परिवार मुस्लिम है। तो वक्फ बोर्ड की जो आर्टिकल या जो उसकी रूल रेगुलेशन कहता गया है कि अगर कोई भी ज़मीन मजहबी है, परोपकारी है, पाक है, तो उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड जता सकता है, उसका मालिक वक्फ बोर्ड हो सकता है, वो अपने कब्जे में ले सकता है। समझ रहे हो ना। तो इस तरह का पूरा मामला चल रहा है। इस तरह से दिल्ली में 16,884 ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि वक्फ बोर्ड की है, जिसकी अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए कितनी की प्रॉपर्टी है, तो लगभग 1200 करोड़ रुपये की संपत्ति केवल दिल्ली में जो कि वक्फ बोर्ड की है। और दोस्तों, ये मामला भी ही चला, आप सुनोगे तो हंसोगे। दोस्त, ताजमहल है ना, इस पे भी वक्फ अपना मालिकाना हक पेश कर दिया है। इसमें हाई कोर्ट का जज भी बोले कि अरे यार, तुम बताओ कि इस तरह से तुम मालिकाना हक बता रहे हो, तो क्या कोई पेपर है जिसमें शाहजहां अपनी ताजमहल को आपके हवाले किया है कि हाँ ले लो, ये मेरा ताजमहल, मैं आपको दान देता हूँ। तो इस तरह से चल रहा है। 1995 से अभी तक जो भी वक्फ की संपत्ति है 2 गुनी हो चुकी है, यानी कि सीधे समझ रहे हो ना, 15 साल के अंतर्गत 2 गुनी हो चुकी है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर पहले क्या कानून था और अमेंडमेंट होने के बाद अब क्या हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सेक्शन 40 है
जो यह बोलता है कि अगर वक्फ बोर्ड बोलती है कि कोई भी संपत्ति उसकी है तो इसका कंप्लेन या इसका अपील आप वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल में ही कर सकते हो। लेकिन नए कानून के हिसाब से आप इसका अपील तो ट्रिब्यूनल में करोगे ही करोगे वक्फ बोर्ड की, लेकिन इसके साथ साथ आप रेवेन्यू कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में आप इसका अपील कर सकते हो, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर ऐसा हो तो कोई भी जो लैंड ओनर है, संपत्ति का मालिक है, वो अपनी जो अपील कानूनी तरह से किसी भी कोर्ट में कर सकता है। पहले कानून में जो वक्फ का ट्रिब्यूनल था उसका जो फैसला होता था वही आखिरी होता था, उसका अपील कहीं नहीं किया जा सकता था। लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद ये हो जाएगा कि अगर ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसका अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। दोस्तों, इसमें पहले था कि किसी भी ज़मीन पे अगर मस्जिद है, दरगाह है या फिर जो कब्रिस्तान है तो वो ऑटोमेटिक ज़मीन वक्फ की हो जाती है। लेकिन अभी अमेंडमेंट होने के बाद यह हो जाएगा कि भले ही उस ज़मीन पे मस्जिद है, लेकिन जब तक उसको वक्फ ना किया जाए, उसको दान ना दिया जाए, वह ज़मीन वक्फ की नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगली क्या बात है कि इसमें किसी भी औरत को या फिर किसी भी धर्म के लोगों को वक्फ के अंदर आने की अनुमति नहीं है, इसके सदस्यता लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि वक्फ के अंदर दो उसी धर्म की महिला जाएगी और अन्य धर्म के 2 सदस्य जाएंगे। लेकिन जो सदस्य वाली बात है अन्य धर्म की, ये थोड़ी सी इस पे ही विवाद चल रही है कि जब मान लो कि अगर हमारे कोई गुरुद्वारा है या फिर कोई मंदिर है जिसकी एक कमेटी है तो उसमें तो मुसलमान नहीं होते हैं। अगर मान लो कि 10 आदमी 20 आदमी का कमेटी है तो उसमें हिंदू धर्म के जो भी पुजारी है वही रहेंगे। तो ये इस पर थोड़ी सी सभी नेताओं की राय इधर उधर है, जो कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? काफ़ी आसान भाषा में समझने और समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।